नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। मां जगदम्बा के विसर्जन का रात भर चलता रहा सिलसिला, झांकी देखने उमड़ा जनसैलाब। तोरवा क्षेत्र में चला निगम का अतिक्रमण विरोधी अभियान, सड़क किनारे अस्थायी दुकानों को गया हटाया। पुलिस ग्राउंड और सीएमडी कॉलेज मैदान में लगेगा पटाखा दुकान। और पौड़ी में 50 एकड़ शासकीय भूमि में फर्जीवाड़े की शिकायत, ग्रामीणों ने की एफआईआर दर्ज करने की मांग। तो ये थी आज की हेडलाइंस। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। विजयादशमी के बाद माता के विसर्जन का दौर शुरू हो चुका है। 9 दिन तक अलौकिक स्वरूप के दर्शन देने के बाद अब माता अपने धाम को लौट रही है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धालु मां की विदाई की क्षणों को भक्ति और प्रेम से सजाते हुए पूरे श्रद्धा भाव के साथ माता जगदम्बा को विदाई दे रहे हैं। रात में निकली माता की झांकियों ने अपने भक्तों को भाव विभोर कर दिया। विसर्जन यात्रा की शुरुआत सिम्स चौक से हुई, जहां से झांकियों का कारवां सदर बाजार, गोल बाजार, हटरी चौक होते हुए पचरी घाट तक पहुंचा। भक्तों ने इस पूरे मार्ग पर झांकियों के साथ मां दुर्गा के दर्शन करते हुए मां दुर्गे का आशीर्वाद लेकर सभी ने खुद को कृतार्थ किया। आपको बता दें कि इस वर्ष पिछले अन्य वर्षों की तुलना में भीड़ हद से ज्यादा रही। लोग बड़े ही उत्साह के साथ माता के दर्शन करने आए। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी मौजूद रहा। आदर्श दुर्गा उत्सव समिति के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा किसी तरह की उचित व्यवस्था नहीं की गई, न मेडिकल जैसे आपातकालीन सुविधा, न ही पानी उपलब्ध कराया गया। माहौल तो मेरे को लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में, रायपुर में जो गणेश जी का महत्व है, वैसे बिलासपुर में दुर्गा माता जी का रहता है, जिसके हिसाब से बिलासपुर के आसपास के क्षेत्र से पूरी पब्लिक आई हुई है। और देखना चाहिए कि इतनी व्यवस्था, मतलब इतनी भीड़ होने के बावजूद भी नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की एक भी सुविधा नहीं है। ना कहीं रास्ते में मेडिकल की व्यवस्था है, ना कहीं नगर निगम के द्वारा लाइट लगाई गई है। गणेश जी में हम लोगों के द्वारा जब गणेश जी की विसर्जन प्रतिमा को कराई गई थी, उसमें एक भी जेसीबी, एक भी क्रेन की व्यवस्था नगर निगम ने नहीं की थी। हो सकता है इस बार भी वही स्थिति है, लाचार व्यवस्था है। और मैं शासन से अनुरोध करता हूं कि इतने बड़े महापर्व को ध्यान में रखते हुए मेडिकल, स्वास्थ्य, पानी की, पब्लिक के सुविधा के लिए ये सब की व्यवस्था की जाए। और आने वाले समय में दुर्गा विसर्जन का और भी इससे बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लें। आज बड़ी खुशी की दिन है जो हमारे बिलासपुर छत्तीसगढ़ में बहुत ही जोर शोर से प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर चल रहा है। इसी बीच सनीचरी रपटा में अव्यवस्था देखने को मिली। चाटेडी से सनीचरी रपटा होते हुए दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन रविवार को पचरी घाट में किया जाता रहा। सोमवार की सुबह अचानक शनीचरी रपटे से ही क्रेन के जरिए मूर्ति का विसर्जन शुरू कर दिया, जिससे रपटे में घंटों जाम लग गया। जी हां, आपको बता दें कि जरूरी काम से आने जाने वाले लोग निर्माणाधीन बैराज के ऊपर वाली घाट मार्ग से जान जोखिम में डालकर आने जाने लगे। बैराज से पचरी घाट के बगल से
कोई रास्ता नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से गाड़ियाँ को नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है। ढलान होने से कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? लोगों का कहना है कि पचरी घाट में विसर्जन की व्यवस्था है, तो जहां तहां विसर्जन क्यों किया जा रहा है? उससे यातायात सहित दूसरी समस्याएं भी लोगों को हो रही है। इधर नदियों के संरक्षण को लेकर लगातार विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। शासन भी नदियों को संरक्षित रखने की दिशा में लगातार नदियों की सफाई कराकर उन्हें जीवनदायिनी बनाने की दिशा में पहल कर रही है। जी हां, आपको बता दें कि बिलासपुर में अरपा नदी पर भी पिछले कुछ समय से शासन ने ध्यान केंद्रित किया है। नदी पर 2 बैराज बनाए गए हैं ताकि यहां पानी का संरक्षण हो सके और अरपा नदी 12 महीने जलमग्न हो। गणेश और दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद यहां नदी में काफी संख्या में पूजन सामग्री के विसर्जित करने से नदी में गंदगी देखी जा रही थी, जिसके बाद सोमवार को नगर निगम के द्वारा नदी की यहां सफाई कराई गई। नदियों में विसर्जित मां दुर्गा की प्रतिमाओं के बचे हुए अवशेषों को नदी से बाहर निकाला गया, तो वहीं नदी में मौजूद पूजन सामग्री की गंदगी को भी नदी से बाहर निकालकर उन्हें ट्रक के माध्यम से दूसरे स्थान पर भेजा गया। जाहिर तौर पर नदियों की सफाई के प्रति ये सजगता निश्चित तौर पर आने वाले समय में निर्मल अरपा की परिकल्पना को साकार करेगी और नदी का पानी स्वच्छ बना रहेगा। प्रतिमा विसर्जन के बाद जिस तरह से सफाई को लेकर निगम ने तत्परता दिखाई है, वो निश्चित ही आने वाले समय में अरपा नदी को सुंदर और स्वच्छ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। क्रेन लगा है, दोनों क्रेन से स्ट्रक्चर को नदी से बाहर निकाल रहे हैं, फिर ट्रैक्टर जेसीबी से सफाई कराया जा रहा है। बाकी सब लड़के हैं। अगला और दिवाली आने को है और छठ पूजा भी है साथ में। कल तक पूरा क्लीन हो जाएगा, पूरा साफ। विजयादशमी उत्सव के अवसर पर आरएसएस द्वारा रविवार को सिपत सामुदायिक भवन में शस्त्र पूजन एवं पथ संचलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में शिक्षा, संस्कृति, उत्थान न्यास के प्रांत संयोजक डॉक्टर प्रफुल्ल शर्मा ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके और शाखा लगातार की गई। जी हां, आपको बता दें कि इसके बाद उपस्थित स्वयंसेवकों के हाथों में लाठियां लेकर जयघोष करते हुए उन्होंने पथ संचलन किया। यह संचलन मंगल भवन से शुरू होकर थाना चौक, भाटापारा, बस स्टैंड और थाना रोड होते हुए पुनः मंगल भवन पहुंचा। इस दौरान जगह जगह रंगोली और पुष्प वर्षा से स्वयंसेवकों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में अनुशासन और उत्साह का अद्भुत संगम को देखने को भी मिला। जी हां, आपको बता दें कि सभा की शुरुआत सुभाषित, सूक्ति और गीत के साथ हुई। कार्यक्रम का संचालन जिला सह बौद्धिक प्रमुख प्रदीप वर्मा ने किया, जबकि आभार खंड शारीरिक प्रमुख देवेंद्र सिंह छत्री ने व्यक्त किया। नए शैक्षणिक सत्र के लिए अब विश्वविद्यालय में परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के द्वारा प्राइवेट परीक्षार्थियों के रूप में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए पंजीयन प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू कर दी गई है, जो 20 अक्टूबर तक चलेगी। इसके बाद अगले महीने से विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि इस बार ऐसा माना जा रहा था कि नई शिक्षा नीति के तहत प्राइवेट परीक्षार्थियों के शुल्क में वृद्धि हो सकती है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इस बार परीक्षा शुल्क में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की जा रही है। लिहाजा विद्यार्थियों को पुराने शुल्क के हिसाब से ही आवेदन फॉर्म भरने की सुविधा होगी। हालांकि इस बार 2 बार परीक्षाएं आयोजित हो रही है, लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि विद्यार्थियों को 2 बार परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने होंगे। जाहिर तौर पर नई शिक्षा नीति से पहली बार हो रही अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन पुख्ता तैयारी कर रहा है। इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि नवंबर के अंत तक परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिससे मुख्य परीक्षा का आयोजन समय पर हो सके। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि प्राइवेट परीक्षार्थियों के मन में जो शंका है और परीक्षा को लेकर जो भी समस्या है, उनमें अब काफी हद तक कमी आ जाएगी। अभी तो शासन का जैसे निर्देश प्राप्त हुआ था हम लोगों को, हमने 1 तारीख से पोर्टल खोल दिया रजिस्ट्रेशन की। अभी बच्चे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन की डेट अभी 20 तारीख है लास्ट, उसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे क्या होना है। जैसे रजिस्ट्रेशन का डेट समाप्त होगा, उसके बाद बच्चों के क्योंकि इंटरनल एग्जाम भी लिए जाने हैं और हम लोग उसके बाद तुरंत ही रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पे आ जाएगी। देखिए, ये बातें ज़रूर आ रही थी कि प्राइवेट की जो फीस है उसमें बढ़ोतरी होगी, पर मुझे जो जानकारी है जो पिछले साल फीस थी वही फीस रहेगी। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इस दृष्टि से माननीय कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार सर और हम सभी ने विचार किया है और सर का मार्गदर्शन है कि विद्यार्थियों को परेशानी ना हो और फीस में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन ये अभी इस वर्ष आप लोग को ही पता है कि सेमेस्टर एग्जाम होने, तो उनको 2 बार रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म भरने होंगे। जो एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया फिर परीक्षा फॉर्म 2 बार भरने होंगे, और उसके जो शुल्क होंगे वही लिया जाएगा।
फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सड़क किनारे बेजा कब्जा कर फुटकर व्यवसाय संचालित करने वालों के खिलाफ नगर निगम अभियान चला रही है। आने वाले दिनों में सड़क चौड़ीकरण का काम इन क्षेत्रों में होना है। ऐसे में पूर्व से ही नगर निगम के द्वारा यहां सभी को हटाने की कवायद शुरू कर दी गई। जी हां, सोमवार को तोरवा क्षेत्र में नगर निगम के द्वारा सड़क किनारे मौजूद अस्थायी दुकानों को हटाया गया, जिसके बाद अब इन दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। दरअसल अस्थायी दुकान लगाकर ये दुकानदार पिछले कई सालों से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो किराए के मकान में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन अब उनकी इस तरह से दुकानों को हटा दिए जाने से अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। हालांकि आने वाले समय में नगर निगम इन्हें स्थायी दुकान देने की योजना तैयार कर रहा है, जिससे इन्हें एक निश्चित स्थान मिल सके। तो वहीं दुकानदार भी चाहते हैं कि उन्हें स्थायी निवास मिले, जिससे वो अपना व्यवसाय, घर परिवार का भरण पोषण निश्चित होकर कर सके। अरे परेशानी तो बहुत आएगा, मैंने इसी में 10 जन का खर्चा चलाती थी, रोजी रोटी चलता था। ये भी ये सब बंद हो गया है, तोड़वा दिए सब। अब कहाँ जाएंगे बताइए ना, किराए के घर में आदमी रहता है, कहाँ जाएंगे। छोटा सा एक ठेला रखी है, उसको भी हटवा रहे हैं, कहाँ जाएंगे बताइए। क्या नोटिस दिए आप लोगों को? नोटिस नहीं, लेकिन यहाँ सबको बोले थे खाली करो, यहाँ हटा दो, नहीं तो मैं उससे गिरवा दूँगा करके। बुलडोजर चलाऊँगा तभी बोल रहे थे, तो मैं बोली चलो निकलवा लेते हैं। अब बताइए, आज 4-5 साल से दुकान है, अब कहाँ जाएंगे हैं? गरीब आदमी हम तो मर गए ना। इधर निगम सीमा में शामिल खमतरई की लगभग 11 एकड़ शासकीय भूमि में तकरीबन 94 लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। प्रशासन द्वारा मामले की तहकीकात करने पर मालूम चला कि उसी सरकारी भूमि में अवैध रूप से रहने वाले मणिशंकर त्यागी द्वारा अन्य लोगों को सरकारी जमीन टुकड़े में बेच दिया गया है। जी हां, आपको बता दें, निगम प्रशासन ने सबसे पहले मणिशंकर त्यागी को जमीन और निर्माण संबंधी दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस दिया। समय सीमा के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर अतिक्रमण और जोन क्रमांक 7 की टीम ने मणिशंकर त्यागी के अवैध मकान और दुकान को तोड़ दिया। भूमि के शेष अतिक्रमण को जल्द ही हटाया जाएगा और आरोपी मणिशंकर त्यागी के खिलाफ आगे प्रशासन FIR कराने की तैयारी में है। इधर सिपत क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्य सोमवार को कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे और NTPC प्लांट के प्रभावित क्षेत्र से संबंधित गंभीर समस्याओं का समाधान करने की मांग भी की। आपको बता दें कि एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि वे NTPC सिपत से प्रभावित हैं और उनके पास बड़ी गाड़ियां भी हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सदस्यों ने बताया कि NTPC सिपत के प्रभावित निवासियों की गाड़ियां नहीं चल पा रही है। इसके अलावा राखड़ के परिवहन में क्षेत्रीय लोगों की गाड़ियां शामिल नहीं की जा रही है, जिससे स्थानीय ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि NTPC सिपत से राखड़ ओवरलोड ले जाया जा रहा है। पिछले सप्ताह जिला प्रशासन से की गई उचित कार्यवाही की मांग के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इस निराशा के चलते एसोसिएशन ने 16 अक्टूबर को NTPC सिपत के 2 और 3 नंबर मटेरियल गेट के सामने चक्का जाम करने और NTPC की गाड़ियों को रोकने की चेतावनी दी है। इस संबंध में उन्होंने जिला प्रशासन को एक आवेदन भी दिया है। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। आज जनदर्शन में आए हुए थे, क्या हम लोग सिपत क्षेत्र से आए थे, ट्रांसपोर्टर हैं, लोकल NTPC प्रभावित माने उन नज़दीकी गांव से। तो हम लोगों की समस्या है कि वहां से ओवरलोड गाड़ियां माने जो RTO जो परमिट है, जो भार क्षमता माने शासन का निर्धारित है, उससे डबल वहाँ से माने ओवरलोड माने ढुलाई कर रहे हैं, जिसको NTPC अधिकारी भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं और शासन प्रशासन के लोग भी, तभी तो चल रहा है ओवरलोड।
हम लोग चाहते हैं कि अंडर लोड में चले, क्योंकि अंडर लोड का टेंडर होता है, शासकीय संस्थान है एनटीपीसी, और अंडर लोड माने टेंडर के बाद भी ओवरलोड गाड़ी चलवा रहे हैं और ओवरलोड का भाड़ा दे रहे हैं, जबकि अंडर लोड में अभी जो भाड़ा देंगे उसमें तो जो दे रहे हैं उसमें पोसाएगा नहीं। तो हम अंडर लोड में चलाना चाहते हैं संवैधानिक प्रक्रिया से। हम असंवैधानिक प्रक्रिया ओवरलोडिंग का विरोध करते हैं, हमको उचित रेट मिले, और हम लोग उसी क्षेत्र से 10 किलोमीटर के अंदर से हैं। हमारे पास ट्रांसपोर्टरों के पास 150 गाड़ी के आसपास है, तो उसमें हमको प्राथमिकता मिले कार्य में। क्या करने वाले हैं आगे चल के हम लोग 16 तारीख को माने अपना उन्हीं गाड़ियों को हम लोग चक्का जाम और जो धरना प्रदर्शन करेंगे, आम जनता को प्रभावित नहीं करेंगे, उससे माने ओवरलोड गाड़ियां को और राखड़ गाड़ियां को ही रोकेंगे। एस डाइक 2-3 एवं माने मटेरियल गेट माने वहाँ सीपत। हमारा उद्देश्य लक्ष्य ये है, जो वहाँ एनटीपीसी की जो राखड़ की जो सप्लाई होती है, जो टेंडर दिया गया है, उसमें जो मापदंड है उसके अनुरूप ट्रांसपोर्टर द्वारा जो मापदंड के अनुरूप लोडिंग करके नहीं ले जाया जा रहा है और ओवरलोडिंग ले जाया जा रहा है, जिससे अभी हाल में एक माँ बेटी का दुर्घटना उन्हीं गाड़ियों से मौत हो गई है। ओवरलोडिंग की वजह से एक तो वहाँ की स्थानीय लोगों को परेशानी है, रोड खराब हो रहा है, और जो स्थानीय लोगों को काम नहीं मिल रहा है। स्थानीय जितने ट्रांसपोर्टर हैं वो अंडर लोडिंग काम करते हैं, जैसे वहाँ कोलवासी में अंडर लोडिंग काम चलता है, और इस कारण से स्थानीय लोगों को वहाँ काम नहीं मिल रहा है। और ओवर लोडिंग जो चल रहा है, तो बाहरी गाड़ियाँ जो लगा के उन लोग ओवर लोडिंग में कम रेट में उनसे काम लिया जा रहा है। हमारा ये कहना यह है एनटीपीसी से कि जो स्थानीय जितनी गाड़ी वाले हैं, परिवहन वाले हैं, स्थानीय ट्रांसपोर्टर है, उनको काम दिया जाए और अंडर लोडिंग में ट्रांसपोर्टिंग मांग को लेकर आपने आवेदन दिया था कलेक्टर केएसपी ऑफिस, सभी जगह आवेदन दिया था। जी। कुछ कार्रवाई हुई? अभी तक हम लोग आवेदन दिए थे, उसको कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इस संबंध में वहाँ सीपत रेस्ट हाउस में एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें तहसीलदार साहब उपस्थित थे और एनटीपीसी के अधिकारी उपस्थित थे। सारी विषय उनके बीच में रखा गया है। उसके उपरांत भी आज 15 दिन हो गए हैं, जो कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस कारण से कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे कि यदि उनके द्वारा ओवरलोडिंग को रोका नहीं जाता है, तो हमारे द्वारा उनकी गाड़ियों को रोका जाएगा और चलने से मना किया जाएगा। कब करेंगे? ये 16 तारीख को है। कहाँ पे? एनटीपीसी के जो मटेरियल गेट के पास और एसडीएम के पास। इधर सेंट्रल जेल बिलासपुर में गैंगवार की घटना फिर से सामने आई है। दशहरा की शाम को बंदियों के बीच आपस में भिड़ंत हो गई, जहां एक कैदी नवीन निर्मल और दूसरे कैदी आयुष यादव के बीच झड़प हो गई। जी हां, आपको बता दें कि एक दूसरे से जेल के अंदर ही मारपीट शुरू कर दी और नवीन निर्मलकर को किसी मामले में जेल दाखिल किया गया था। आपको बता दें कि नवीन और आयुष के बीच पुरानी रंजिश को लेकर झड़प हुई। एक दूसरे पर लात और घूसों की बारिश किए जाने के बाद दोनों बंदियों के बीच भिड़ंत को देख जेल प्रहरी पहुंचकर दोनों को उन्होंने अलग किया। मिली जानकारी के अनुसार आयुष ने किसी नुकीली चीज से नवीन पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। इस पूरे घटना की सच्चाई जानने ग्रैंड न्यूज की टीम जेल पहुंची, जहां जेलर खोमेश मंडावी ने बताया कि मामूली झगड़ा था, कोई गैंगवार जैसी बात नहीं हुई है और किसी को चोट भी नहीं आई है। ये जो घटना जो मामला जो सामने आई है, ये 12 तारीख को लगभग 11:30 बजे के आसपास मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था, तो कुछ बंदी उधर भी गए थे। तो आपसी में एक आयुष यादव है और नवीन निर्मलकर आपसी कुछ बातों में कुछ चिढ़ाने के नाम से थोड़ा सा बात में उन लोग एक दूसरे पे हाथ उठाए हैं। पहले नवीन निर्मलकर आयुष यादव में एक हाथ उठाया, थोड़ी देर बाद मौका को देखते हुए 2-4 मिनट बाद भीड़ में उसके गले में हाथ उठाए। और ऐसे गैंगवार वाली घटना या कोई बड़ी घटना उस तरह से है नहीं। आपस में उन लोग कुछ मतभेद रहा होगा पहले से, या कुछ आपस में चिढ़ाए होंगे, तो एक दूसरे में सिर्फ धक्का मुक्की किए और एक दूसरे में हाथ उठाए। क्या चोट किसी को आई है? चोट तो ऐसे सामने से कहीं ऐसा चोट नहीं दिख रही है। और मेरे सामने 12 तारीख को भी उपस्थित कराया था मैं, और अभी भी आज भी दोनों को उपस्थित कराया था। क्या कोई शिकायत हुआ सर? और भी लोग इसमें शामिल ऐसा बताया जा रहा है? क्या 2 ही लोग थे? नहीं, 2 ही लोग थे इसमें, तीसरा आदमी और आसपास उनके जो लोग रहे होंगे तो एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे कि अब बैरक है वहाँ पे 40 लोग 50 लोग आसपास तो रहते हैं, तो एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे। सुरक्षा को लेकर फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर शहर के अस्थायी फटाका व्यापारी संघ सोमवार को कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे। संघ के सदस्यों ने बताया कि उनकी बैठक 4 अक्टूबर को आयोजित की गई थी, जिसमें पटाखा बिक्री के लिए स्थान की मांग की गई थी। संघ ने प्रशासन से आग्रह किया था कि उन्हें पुलिस ग्राउंड, सीएमडी कॉलेज मैदान में नहीं तो मुंगेली नाका चौक, ग्रीन पार्क मैदान में फटाखे दुकान लगाने की अनुमति दी जाए। प्रशासन ने उन्हें साइंस कॉलेज मैदान में दुकान लगाने की अनुमति प्रदान की है। इस पर व्यापारियों ने अपनी असहमति जताई है और जनदर्शन में कलेक्टर अवनीश शरण से मिलकर अपनी समस्याएं बताई। कलेक्टर अवनीश शरण ने अस्थायी पटाखे व्यापारियों की मांग पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उन्हें सीएमडी कॉलेज मैदान व मुंगेली नाका चौक, ग्रीन पार्क मैदान में फटाखा दुकान लगाने की अनुमति दी है, जिसके बाद व्यापारी संघ ने कलेक्टर का आभार जताया है। हमारी अस्थायी पटाखा व्यापारी दुकानों की कलेक्टर महोदय के यहाँ और कमिश्नर साहब के यहाँ भी हमारी बैठक हुई। उन्होंने हमसे राय पूछी कि आप लोग कहाँ दुकान लगाना चाहते हैं, तो हमने अपनी 2 जगह बताई, सीएमडी कॉलेज और मुंगेली नाका। उन्होंने हमें दोनों लोगों ने सहमति दे दी कि आप वहाँ पर दोनों दुकान लगाइए। कल वहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी आएंगे और लेआउट करके देखेंगे कि कहाँ पर कितनी दुकान आ रही है, मुंगेली नाका में कितनी दुकान आएगी, सीएमडी में कितनी दुकान आएगी। उसके हिसाब से हम लोग व्यापारी आपस में बैठ करके जिस प्रकार भी जैसे सुविधा होगी, ड्राफ्ट सिस्टम होगा या आपकी सहमति जैसे भी बनेगी, 2 जगह दुकान लगाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था क्या रहेगा? सुरक्षा व्यवस्था सब निगम की रहेगी। वहाँ पे उन्होंने आदेश कर दिया निगम के कर्मचारी अधिकारियों को, वो पूरी व्यवस्था उन लोग हमको देंगे। इधर रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लखराम में पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसी ने महिला पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। जी हां, आपको बता दें कि इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद पुलिस ने हमलावर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लखराम निवासी सुखमनी केवट गृहिणी है। शुक्रवार की दोपहर उनके भाई बहू पुष्पा केवट ने मोबाइल से कॉल कर बताया कि पड़ोस में रहने वाले शिव कुमार साहू और उसकी पत्नी मीना साहू उसके साथ गाली गलौज कर रहे हैं। उसके घर में परिवार के कोई सदस्य नहीं है और वह घर पर अकेली है। इस पर सुखमनी अपने मायके पहुंची। वह पड़ोसियों को समझाने के लिए जा रही थी। उसके पीछे उनकी मां फूल कुंवर भी पीछे पीछे चली गई। फूल कुंवर को देखते ही शिव कुमार और उसकी पत्नी ने गाली देना चालू कर दिया। इसका विरोध करने पर शिव कुमार ने फूल कुंवर पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। कुल्हाड़ी से हमला करते देख मोहल्ले के लोगों ने शिव कुमार को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। इस बीच उन्होंने बीच बचाव कर विवाद को शांत कराया। तब तक कुल्हाड़ी के हमले से घायल महिला लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस के डायल 112 की मदद से घायल महिला को रतनपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे सिम्स भेज दिया गया। इस घटना के बाद हमलावर वहां से भाग निकला। परिजन की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। बिलासपुर के वार्ड नंबर 64 महामाया नगर बिरकुना में सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। कोनी मार्ग से हाईवा चालक सरकंडा की ओर जा रहा था। उसी वक्त एक केटीएम बाइक सवार 22 वर्षीय युवक ओमी साहू अपने घर डबरी पारा लौट रहा था। बिरकोना अटल चौक से सरकंडा की ओर जाने के लिए अटल चौक से हाईवा चालक विद्या सागर ने वाहन को मोड़ा, जहां बाइक सवार ओमी ने अपनी बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाया और सीधे जाकर हाईवे से टकरा गया। इस घटना में युवक बुरी तरह से घायल हो गया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे को अपने कब्जे में लिया। साथ ही साथ हाईवा चालक को लेकर थाने पहुंची, जहां आगे की पूरी कार्यवाही कोनी पुलिस द्वारा की जा रही है। रविवार रात लगभग 12 बजे गतौरा बिलासपुर मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर पलट गया। जी हां, आपको बता दें कि पेंड्रा निवासी ड्राइवर दीपक गुप्ता ने बताया कि वह चांपा से कोयला लेकर हनुमान कोल वॉशरी बिलासपुर में खाली करने जा रहा था। लकी ढाबा के पास मोड़ पर एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में ये दुर्घटना हो गई। ड्राइवर दीपक ने यह भी बताया कि हादसे में उसके हाथ में हल्की मूंछ आई, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई। यह मार्ग पिछले कुछ समय से हादसों का गढ़ बन चुका है। एक सप्ताह पहले इसी क्षेत्र में एक अन्य दुर्घटना में एनटीपीसी के राखड़ डैम से निकले हाईवे की चपेट
चपेट में आने से मां और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई थी। स्थानीय निवासियों का मानना है कि सड़क हादसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन को इस मार्ग पर उचित कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसे हादसे कम हो सके। पेंड्रा से कैसे पलटे है गाड़ी? आदमी बचाने के चक्कर में। कहाँ पे? यहीं पे। कहाँ से आ रहे थे? गाड़ी कहाँ के? गाड़ी तो यहीं का, बिलासपुर का। कहाँ से आ रहे थे? चापा से आ रहा था। अच्छा, चांपा से आ रहे थे। हाँ। कहाँ क्या ले जा रहे थे इसमें? कोयला। कोयला? हाँ। कहाँ का लेकर थे? ये बिलासपुर में। कहाँ पे? ये हनुमान कोल जो क्या बोलते हैं वो, कोलवासरी है। हाँ। वहाँ। हाँ। तो इतना नुकसान हो गया, कोई आए थे थाना वगैरह से? नहीं है। सेठ आ रहा है तो थाना में सूचना नहीं दिया? तो सेठ आएगा तब ना देगा। अच्छा। हाँ, एजेंसी वाले को दे और दिया। कोई जनहानि थोड़ी हुआ है? नहीं हुआ है ना? नहीं। जब वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर जिले में तखतपुर के ग्राम पोड़ी निवासी ग्रामीण सोमवार को कलेक्टर जोन दर्शन में पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव की विभिन्न खसरा नंबर की शासकीय भूमि को कुछ लोगों द्वारा निजी भूमि के रूप में ऑनलाइन चढ़ाकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इस अनैतिक कार्य की शुरुआत सन 2019 से हुई है, जिसमें अजय कुमार पिता राजेंद्र कुमार, बिसाहू घोसले और हेमंत कुमार पिता लखन लाल शामिल है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ये लोग शासकीय भूमि पर धान की बिक्री के लिए समर्थन मूल्य का लाभ उठा रहे हैं और विभिन्न बैंकों से कर्जा भी ले रहे हैं। 2024 में गिरदावली के दौरान जागरूक ग्रामीणों को पता चला कि लगभग 50 एकड़ भूमि पर यह गड़बड़ी चल रही थी। बैठक के दौरान जानकारी मिली कि गड़बड़ी के सबूत को छिपाने के लिए रातों रात ऑनलाइन रिकॉर्ड को विलोपित कर दिया गया। गांव के कुछ जागरूक लोगों ने गड़बड़ी के प्रमाण के रूप में कुछ खसरा नंबर डाउनलोड किए थे, लेकिन ये भी अब नष्ट हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त IDFC बैंक के लिए गए लोन की जानकारी भी सामने आई। ग्रामीणों का मानना है कि पिछले 4-5 वर्षों से उक्त भूमि के माध्यम से धान की बिक्री की जा रही है। पटवारी के रिकॉर्ड में सब कुछ सही दिखाया जा रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर अवनीश शरण से निवेदन किया है कि इस गड़बड़ी पर रोक लगाई जाए। उन्होंने मांग की है कि ऑनलाइन विलोपित रिकॉर्ड को पुनर्स्थापित किया जाए, धान बिक्री पर रोक लगाई जाए और विभिन्न बैंकों से कर्जा लेने वाले लोगों का पता लगाकर थाने में FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ग्रामीणों को कहना है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियों को रोक पाना संभव नहीं होगा। हम लोग ग्राम पोड़ी तहसील तखतपुर गनियारी के निवासी हैं। हमारे ग्राम पोड़ी की सरकारी ज़मीनें हैं। लगभग 55-57 एकड़ ज़मीन को 3 लोग अपने नाम से चढ़ा लिए। वो लोग हमारे गांव के हैं भी नहीं और अपने नाम चढ़ा करके बैंक से लोन भी ले लिए। बैंक से लोन लेने के बाद ऐसा लग रहा है कि 3-4 साल से वो लोग धान भी बेच रहे हैं और ये फर्जीवाड़ा जब हम लोग बताए और गांव वाले जब बैठक किए तो रातों रात उसको ऑनलाइन डिलीट भी कर दिया गया, विलोपित कर दिया गया और अभी नहीं दिखा रहे। इसी बीच हमारे यहाँ जो जागरूक बच्चे लोग हैं उन लोग कुछ खसरा नंबर को डाउनलोड कर पाए थे, तो इसकी शिकायत आज कलेक्टर साहब से किए हैं। कलेक्टर साहब का कहना है कि हमने तुरंत भेज दिया है तहसीलदार को। तहसीलदार मौके का मुआयना करके जांच रिपोर्ट देंगे। इधर रविवार को सुबह से ही शहर के विभिन्न समितियों के लोग छठ घाट पर दुर्गा विसर्जन के लिए जुटने लगे। देर रात तक विसर्जन का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान एक व्यक्ति शराब पीते हुए विसर्जन स्थल पर बैठ गया। जब लोगों ने उस व्यक्ति को शराब पीने से मना किया तो उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने मोपका चौकी पुलिस को इस मामले की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और व्यक्ति की पहचान बद्री प्रसाद रजक पिता नजरलाल रजक उम्र 38 वर्ष निवासी तोरवा के रूप में हुई। वो खुद को CGM कोर्ट में बाबू के पद पर कार्यरत बताकर पुलिस कर्मियों को ही धमकाने लगा। पुलिस ने जब उसे समझाने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम के साथ अभद्रता की और गाली गलौज करने लगा। मौके पर मौजूद पुलिस ने बद्री प्रसाद को मोपका चौकी लाकर सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 36 के तहत कार्यवाही की।
गिरफ्तारी के बाद वो पुलिस को धमकी देने से नहीं छोड़ा। उसने कहा कि मैं कोर्ट का बाबू हूं, एसपी से शिकायत करूंगा। झारखंड के सरायकेला जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर लाया गया। अमन साहू को सोमवार को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लाने की तैयारी की गई। जी हां, आपको बता दें कि गैंगस्टर अमन साहू पर तेलीबांधा में कारोबारी के ऑफिस के बाहर शूटआउट करवाने का आरोप है। हमले में गैंग की महिला समेत सदस्य 12 सदस्यों को पुलिस गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है। आपको बता दें कि झारखंड और छत्तीसगढ़ पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर को यहां पर लाया है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।